जूनियर एडेड तथा एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, आपके सामने लेकर आ गया हूँ ऑथर्स एंड देयर वर्क पर रिलेटेड जूनियर एडेड तथा एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। दोस्तों, दीज आर द इंडिस्पेंसिबल क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व देम so that you can achieve success in your respective examinations। आइए दोस्तों, आते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, किस ग्रुप से बिलोंग करते थे? तो विक्टोरियन पोएट्स के ग्रुप से बिलोंग करते थे, याद रखना है आपको। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में अगर हम आपको और कुछ फैक्ट बताएं तो ये इंग्लिश पोएट थे और प्ले राइट भी हैं, नाटककार भी हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। याद रखिए, अगर ये क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग सबसे ज़्यादा किसके लिए जाने जाते हैं, तो अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। अगर इनकी जन्म की बात करें तो 7 मई 1812 में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 7 मई 1812 में, वॉलवर्थ, लंदन में। कहाँ पर? वॉलवर्थ, लंदन में 7 मई 1812 को जन्म हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 12 दिसंबर 1889, 12 दिसंबर 1889 को इनकी डेथ हुई थी। और इनकी वाइफ का नाम क्या था? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इनकी वाइफ थी। तो ये दोस्तों किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन पोएट्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ध्यान में रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज वन ऑफ द, दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पोएट्स क्या थे? वन ऑफ द मोस्ट, बहुत ज़्यादा आशावादी कवियों में से एक माने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स वाइफ वाज आल्सो अ रिनाउंड पोएट, व्हाट वाज हर नेम? जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी हैं वो भी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री हैं, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, पहले ही बताया जा चुका है आपको। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइटिकल वर्क ऑफ मिसेस ब्राउनिंग इज़, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोइटिकल वर्क है मिसेस ब्राउनिंग का वो है सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज़, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्या हो जाएगा? सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज़, ये मिसेस ब्राउनिंग या एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच पोम ऑफ ब्राउनिंग बिगिंस विद द लाइन्स ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज़ येट टू बी? Grow old along with me, the best is yet to be. The last of life for which the first was made. ये रबी बेन एज़रा की लाइनें हैं। ये एक पोम है रबी बेन एज़रा जिसकी ये लाइनें हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई लोगों को आप देखेंगे व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाते ही इसे देखेंगे, कई लोगों का ये टैग लाइन होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। तो ये इंस्पायरिंग लाइन्स हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखी गई हैं और कहाँ पे अकर होती हैं? प्रोस्पाइस में अकर होती हैं। बी ऑप्शन, कि मतलब मैं एक हमेशा से एक फ़ाइटर रहा हूँ, एक फ़ाइट और लड़ते हैं और ये जो मैं फ़ाइट लड़ने जा रहा हूँ ये सबसे अच्छी होगी और सबसे अंतिम होगी। तो ये आप अपने लक्ष्य को लेके आप बना सकते हैं कि आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। कहाँ की लाइनें? प्रोस्पाइस की लाइनें हैं और प्रोस्पाइस की लाइनें तो हैं ही, बहुत इंस्पायरिंग लाइनें हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलटी ग्रेड वाले खासकर ध्यान दें, जो कि प्रोस्पाइस एलटी ग्रेड के सिलेबस में है। तो एलटी ग्रेड वाले भी ध्यान देते रहे। उनका जन्म कब हुआ रॉबर्ट ब्राउनिंग का, डेथ कब हुई, स्पाउस कौन है, मतलब उनकी वाइफ कौन है, उनकी वाइफ की फेमस रचना कौन सी है, मतलब ये सारी की सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एलटी ग्रेड के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। गॉड इन हिज हेवन, गॉड इन हिज हेवन ऑल्स राइट विद द वर्ड, गॉड्स इन हिज हेवन all's right with the word, in which poem do these lines occur? तो पेपर पासेस में ये लाइनें अकर होती हैं। ये लाइनें कहाँ आती हैं ये ध्यान में रखिएगा, पेपर पासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ब्राउनिंग रोट पोम एंटाइटल्ड द लॉस्ट लीडर, whom does he call the last leader? इन्होंने एक पोम लिखी जिसका टाइटल था लॉस्ट लीडर,
किसको लॉस्ट लीडर कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहते हैं, लेकिन जूनियर एडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलटी के लिए तो मतलब तैयार होना ही चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 9, Browning wrote a poem in memory of his wife who had died some time back. What was the title of that poem? एक पोम लिखी अपनी पत्नी की मेमोरी में, याद में, जिनकी मृत्यु हो गई थी, और तो टाइटल क्या था उस पोम का? प्रोस्पाइस, ये टाइटल था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रोस्पाइस? प्रोस्पाइस की मीनिंग क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 10, लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब एक तरह से आशावादी नज़रिए से किसी चीज़ को आगे की तरफ देखना, आशावादी नज़रिए से देखना, ये इसकी मीनिंग होगी। प्रोस्पाइस की मीनिंग, प्रोस्पाइस किसकी रचना है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की। इसकी मीनिंग क्या होगी? लुकिंग फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोलॉग्स इज रिटन बाय ब्राउनिंग? नीचे कुछ मोनोलॉग्स दिए गए हैं, इसमें से पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा कौन लिखा गया है। तो एंड्रिया डेल सार्त्रो, एंड्रिया डेल सार्त्रो किसके द्वारा लिखा गया? रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखा गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोलॉग्स इज रिटन बाय ब्राउनिंग? तो एंड्रिया डेल सार्त्रो। तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। थ्रू वर्ड्स आई शैल ट्रावर्स नॉट अ फ्यू, मच इज टू लर्न मच टू फॉरगेट, एट द टाइम बी कम फॉर टेकिंग यू, फ्रॉम विच मोनोलॉग आर दीज लाइन्स कोटेड? तो ये एक मोनोलॉग से लाइनें ली गई हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है जूनियर एडिट और एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एवेलाइन होप से ये लाइनें ली गई हैं। एवेलाइन होप एक ब्राउनिंग की एक रचना है। अभी ये पोम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से ये लाइनें ली गई हैं, बस एवेलाइन होप किसकी रचना है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की रचना है, ध्यान में रखिएगा। इनफैक्ट रॉबर्ट ब्राउनिंग का मोनोलॉग है एक तरह का, एवेलाइन होप भी एक तरह का मोनोलॉग है। ओके, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं दोस्तों। थोड़ा सा तेज़ी से चल रहा हूँ चूँकि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक है जूनियर एडिट वालों के, और उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, ये मेरी प्रायोरिटी है। चूँकि बहुत कुछ स्टेक पे लगा होता है टीचर का भी, जब इतने सारे स्टूडेंट जुड़े हों। क्वेश्चन नंबर 13, ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, आई शैल क्लास्प दी अगेन, एंड विद गॉड्स बी द रेस्ट। ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, एड्रेस कर रहे हैं कि तुम्हारी जो आत्मा है वही मेरी आत्मा है। आई शैल क्लास्प दी अगेन, फिर से मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरूंगा। आई शैल क्लास्प दिया, तुमसे फिर से मैं मिल जाऊंगा। एंड विद गॉड बी द रेस्ट, एंड बाकी ईश्वर की इच्छा। तो ये कहाँ की लाइनें हैं? whom does ब्राउनिंग एड्रेस एज सोल ऑफ माई सोल? किसको एड्रेस करते हैं? अपनी वाइफ को एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे किसको कहते हैं ब्राउनिंग? क्या कहते हैं? सोल ऑफ माई सोल किसको कहते हैं? तो अपनी वाइफ एलिजाबेथ बारेट ब्राउनिंग को कहते हैं, जिसकी डेथ हो चुकी थी, और प्रोस्पाइस उन्हीं की मेमोरी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा जूम करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स? फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स? तो ये द लास्ट राइट टुगेदर की लाइनें हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बस द लास्ट राइट टुगेदर किसकी रचना है ये अभी आपको याद रखना है। अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। मैं पोम को एक्सप्लेन करूँगा, लाइन्स को एक्सप्लेन करूँगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा अभी के लिए। हर एग्ज़ाम के लिए नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कोई दूसरा एग्ज़ाम हो तो उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो, लेकिन अभी यहाँ पे द लास्ट राइट टुगेदर आपको याद रखना है, ब्राउनिंग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज क्वेश्चन नंबर 16 के पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 होगा। Who knows but the word may end tonight, this highly striking line is quoted from. Who knows but the word may end tonight. अगेन दोस्तों ये लास्ट राइट टुगेदर की ही लाइनें हैं। कहाँ की लाइनें हैं? द लास्ट राइट टुगेदर की लाइनें हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो 15 में ये भी लास्ट राइट टुगेदर की लाइनें हैं। हु नोज़
बट द वर्ल्ड मे एंड टू नाइट। तो लास्ट राइड टुगेदर किसकी रचना है? ब्राउनिंग की रचना है। अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, हु वाज एंड्रिया डेल सार्थ्रो ऑन हुम ब्राउनिंग हैज़ रिटन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये एंड्रिया डेल सार्थ्रो कौन है जिन पे ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा? तो ये रिनाउंड पेंटर हैं, एक प्रसिद्ध पेंटर हैं, तो इन पे इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फ्रा लिपोलिपि ऑन हुम ब्राउनिंग हैज़ रिटन अ फेमस मोनोलॉग। फ्रा लिपोलिपि कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तो फ्रा लिपोलिपि भी एक रिनाउंड पेंटर हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच सोर्स डिड ब्राउनिंग गेट द आइडिया फॉर द टाइटल ऑफ द मोनोलॉग कैलिबन अपॉन सेटबोस। ये कहाँ से इन्होंने इसका जो इस मोनोलॉग का जो टाइटल है वो कहाँ से प्रेरित होकर लिखा है? फ्रॉम विच सोर्स, किस सोर्स से डिड ब्राउनिंग गेट द आइडिया फॉर द टाइटल ऑफ हिज मोनोलॉग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एलटी ग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, जूनियर एडेड पॉइंट ऑफ व्यू, टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टीजीटी के लिए ध्यान में रखिएगा। तो कहाँ से प्रेरित होकर इन्होंने अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसका टाइटल लिया है कैलिबन अपॉन सेटबोस। कैलिबन अपॉन सेटबोस ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से प्रेरित होकर उन्होंने, कैलिबन का कैरेक्टर कहाँ पे आता है? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में ही आता है। तो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से प्रेरित होकर उन्होंने अपने एक मोनोलॉग कैलिबन सेटबोस का और टाइटल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज रबी बेन इज़रा। रबी बेन इज़रा कौन है? तो रबी बेन इज़रा ये रियल जूइश स्कॉलर हैं। क्या है ये? रियल जूइश स्कॉलर हैं, रबी बेन इज़रा, रियल जूइश स्कॉलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लवर डू विद हिज बिलव्ड इन पोर्फायरियाज लवर। पोर्फायरियाज लवर जो ब्राउनिंग की रचना है, इसमें लवर अपनी बिलवेड के साथ क्या करता है? तो ये क्या करता है? ही स्ट्रैंगल्स हर टू डेथ, उसको गला घोट के उसको मार देता है। तो दोस्तों ये रॉबर्ट ब्राउनिंग पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनकी रचनाएं याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और रचनाओं के अलावा ये वाली लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको शुरू में इंडिकेट की थी। अगर लाइन किसी में याद रखनी है तो ये वाली याद रखिएगा, ये वाली, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। कहाँ की लाइनें हैं बताया था आपको, आप बताइएगा कमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट ऑथर पे आते हैं। इनफैक्ट ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं मैथ्यू अर्नॉल्ड पे, जो कि एक फेमस नाम है मैथ्यू अर्नॉल्ड। तो मैथ्यू अर्नॉल्ड पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अगर हम दोस्तों मैथ्यू अर्नॉल्ड की बात करें तो एक ये भी इंग्लिश पोएट हैं और कल्चरल क्रिटिक भी हैं। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में काम किया इन्होंने। पूछा जा सकता है कौन सा काम किया? इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में। इनके पिताजी का नाम टॉमस अर्नॉल्ड था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये याद रखिएगा कि इनका जन्म 24 दिसंबर 1822 के हुआ था। लालेहम में हुआ था इनका जन्म, यूनाइटेड किंगडम में, लालेहम यूनाइटेड किंगडम। इनकी मृत्यु 15 अप्रैल 1888 को हुई। 1822 में जन्म हुआ, 1888 में डेथ हुई। 1888 में लिवरपूल में इनकी डेथ होती है, ध्यान में रखिएगा। तो मैथ्यू अर्नॉल्ड स्टार्टेड हिज करियर एज, पहला क्वेश्चन है, मैथ्यू अर्नॉल्ड स्टार्टेड हिज करियर एज, किस रूप में इन्होंने करियर को? इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स आ ही गया, जो हम आपको बता रहे थे। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में अपने करियर का शुरुआत की इन्होंने। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, हियरिंग ऑफ द डेथ ऑफ अर्नॉल्ड इन एन एक्सीडेंट, अ सर्टेन क्रिटिक रिमार्क। जब एक दुर्घटना में अर्नॉल्ड की डेथ हो गई तो एक क्रिटिक ने, एक आलोचक ने क्या रिमार्क दिया, क्या कहा? देयर गोज अवर लास्ट ग्रीक। एक आलोचक ने, किसी आलोचक ने क्या कहा जब उनकी डेथ हो गई? देयर गोज आवर लास्ट ग्रीक, बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 3, मैथ्यू अर्नोल्ड rose to the position of chairmanship of poetry at. Matthew Arnold rose to the position of chairmanship of poetry. चेयरमैनशिप ऑफ पोइट्री इन्हें मिली कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये ध्यान में रखिएगा, इस पद पर ये कहाँ रहे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नोल्ड वन अ प्राइज एट रग्बी स्कूल फॉर हिज पोम। रग्बी स्कूल में इन्हें पुरस्कार मिला अपनी किस पोम के लिए? एलेरिक एट रोम। कौन सी पोम है दोस्तों? एलेरिक एट रोम। इस पोम के लिए इन्हें रग्बी स्कूल में प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड हु इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। अर्नोल्ड के हिसाब से शेक्सपियर और मिल्टन के बाद किसका नाम आता है? अर्नोल्ड के हिसाब से अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड हु इज़ नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। तो शेक्सपियर और मिल्टन के बाद अर्नोल्ड वर्ड्सवर्थ को तीसरे नंबर पे रखते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा ब्लर है, उसके लिए माइंड नहीं कीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आए और समझ में आएगा आपको। अर्नोल्ड डिफाइंस पोइट्री दस, पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty। तो पोइट्री को ये जीवन की आलोचना मानते हैं और कहते हैं कि पोइट्री जो है, कविता जो है, जीवन की आलोचना करती है उन शर्तों, उन फिक्स शर्तों में कि अगेन जो पोइटिक ट्रूथ और पोइटिक ब्यूटी के हिसाब से होते हैं। तो पोइटिक ट्रूथ और पोइटिक ब्यूटी को ध्यान में रख के कविता क्या करती है? जीवन की आलोचना करती है। और वेयर डज ही गिव दिस डेफिनेशन, और ये पोइट्री की डेफिनेशन इन्होंने कहाँ दी? पोइट्री का जो कार्य है, बस इतना याद रखिएगा कि पोइट्री को ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ मानते हैं, जीवन की आलोचना मानते हैं। ये बस इतना ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। अर्नोल्ड तो इन्होंने कहाँ पर ये बात कही कि जो कविता है वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है? तो एसे ऑन द स्टडी ऑफ पोइट्री में इन्होंने कहा। कहाँ पर कहा? एसे ऑन द स्टडी ऑफ पोइट्री, एसे ऑन द स्टडी ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, others abide our question, thou art free, we ask and ask, thou smilest and are still outtopping knowledge। in these lines written by Arnold, thou refers to, यहाँ पर दाऊ यू किसके लिए आया है? यहाँ पर ये दाऊ किसके लिए आया है दोस्तों? तो ये शेक्सपियर के लिए आया है, ध्यान में रखिएगा। others abide our question, thou art free, we ask and ask, thou smilest and art still outtopping knowledge। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। ट्रुथ सिट्स अपॉन, पर्सोनिफिकेशन का टिपिकल उदाहरण है ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। जो सत्य है वो मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठ जाता है, तो सत्य का मानवीकरण किया गया है। इन विच पोम ऑफ अर्नोल्ड्स डज दिस लाइन अकर। अर्नोल्ड की किस पोम में ये लाइन आती है? तो ये सोहराब रुस्तम में आती है, ध्यान में रखिएगा, जो कि एक सोहराब रुस्तम एक तरह की मेरे ख्याल से नरेटिव पोएम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनकी डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। जो अर्नोल्ड की कल्चर एंड एनकी है वो किस सब्जेक्ट, पहली बात तो याद रखिएगा कि अर्नोल्ड की रचना है कल्चर एंड एनकी, ये याद रखिएगा किस सब्जेक्ट से डील करती है? थियोलॉजी से डील करती है। किससे डील करती है? थियोलॉजी से संबंधित है। अर्नोल्ड की रचना किससे संबंधित है? थियोलॉजी। थियोलॉजी धर्म से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड थायरसिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ। मैथ्यू अर्नोल्ड की जो थायरसिस है किसकी डेथ पे एलिजी है? एच क्लॉफ की डेथ पे एलिजी है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, द बेसिक थीम ऑफ अर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डॉगमा।
लिटरेचर और डॉगमा की बेसिक थीम क्या है? तो लिटरेचर एंड डॉगमा की बेसिक थीम है थियोलॉजी एंड रिलीजन। ध्यान में रखिएगा। 11 बी, 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा बी, थियोलॉजी एंड रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। फिलिस्टाइंस इन कल्चर एंड एनिकी स्टैंड फॉर। जो फिलिस्टाइंस हैं कल्चर एंड एनिकी में जो फिलिस्टाइंस हैं वो किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? जो फिलिस्टाइंस वर्ड आया है वो किस कैटेगरी के लिए आया है? बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कल्चर जो इनकी रचना है, जो इनका वर्क है कल्चर एंड एनिकी, उसमें फिलिस्टाइंस किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? जो फिलिस्टाइन शब्द आया है उससे क्या आशय है, ये सीधे सीधे पूछा जा रहा है। तो फिलिस्टाइंस दो इंग्लिश मिडिल क्लास के लिए फिलिस्टाइन वर्ड आया है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टोरी ऑफ सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम। तो फिरदौसी से ली गई है। किस रचना से ली गई है सोहराब और रुस्तम की कहानी? फिरदौसी से। फिरदौसी के लेखक कौन है बताइएगा, जीएस का भी क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, Arnold calls a certain poet a beautiful but ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain. Who is the poet? किसको एक अप्रभावशाली एंजल कहते हैं, देवदूत कहते हैं, जो कि फालतू में अपने जो प्रकाशित पंखों को फैलाता है और प्रकाशित पंखों को फालतू में प्रकाश फैलाता है। तो ये शैली के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था। मैंने शैली की ओटो द वेस्ट विंड पढ़ाई थी तो वहाँ पर भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मैथ्यू अर्नोल्ड अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मॉरल आइडियाज इज अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये कहते हैं अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मॉरल आइडियाज़ की कोई भी कविता अगर जो नैतिक विचारों के खिलाफ है या नैतिक विचारों से विरोध करती है तो इसका मतलब वो पोइट्री, वो कविता जीवन के भी खिलाफ है, जीवन के खिलाफ भी विद्रोह करती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अ पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मॉरल आइडियाज इज अ पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच चैप्टर ऑफ कल्चर एंड एनिकी डज अर्नोल्ड मेंशन हेब्रेइज्म एंड हेलेनिज्म। कल्चर और एनिकी नामक अपनी रचना के किस चैप्टर में मैथ्यू अर्नोल्ड हेब्रेइज्म और हेलेनिज्म को मेंशन करते हैं? तो चैप्टर 4 में मेंशन करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। किसमें? चैप्टर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, एपिडोकल्स ऑन एटना इज ड्रामेटिक पोम है। एपिडोकल्स ऑन एटना किसके द्वारा लिखी गई है? मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है? एक ड्रामेटिक पोम है। क्या है? एक ड्रामेटिक पोम। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसको थोड़ा सा जी ओके। क्वेश्चन नंबर 18, अर्नोल्ड सेड अबाउट अ पोएट with him is born or real poetry, who is the poet referred to? कि उसके साथ ही हमारी वास्तविक यथार्थ पोइट्री का जन्म होता है। तो किसके बारे में कह रहे हैं? चौसर के बारे में कह रहे हैं मैथ्यू अर्नोल्ड कि चौसर के साथ ही हमारी रियल में पोइट्री का जन्म होता है। तो किसके बारे में कह रहे हैं? चौसर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स अर्नोल्ड, अर्नोल्ड को किसने कहा? हु कॉल्स अर्नोल्ड अ प्रोपेगेंडिस्ट इन लिटरेचर एंड एन ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर। किसने आलोचना में इन्हें कहा कि लिटरेचर में ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं, मतलब एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं। और प्रोपेगेंडा क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकता है। मतलब एक चीज़ ऐसी बात होती है कि जो सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उस चीज़ को जब फैलाया जाता है वो र्यूमर हो सकती है, सच भी हो सकती है। प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर कहा है टी.एस. एलियट ने अर्नोल्ड को। और क्या कहा? एंड ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर, कि वो किस तरह के स्कूल इंस्पेक्टर थे कि जो ओवरवर्क थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करते थे। तो यहाँ पर टी.एस. एलियट का ये स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा, फेमस है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
Arnold said about a poet, his poetry is the reality, his philosophy is the illusion. किसके बारे में अर्नोल्ड ने कहा कि इनकी जो कविता है वो यथार्थ है, लेकिन उनका जो दर्शन है वो एक अपने आप में इल्यूजन है. इल्यूजन का मतलब भ्रम है. इनकी कविता तो यथार्थ है, लेकिन इनका दर्शन जो है वो भ्रम है. अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज ही मेक दिस ऑब्जर्वेशन. निम्नलिखित में से किस पोएट के बारे में, कवि के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने ऑब्जर्वेशन किया. तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये ऑब्जर्वेशन किया है वर्ड्सवर्थ के बारे में. ये अलग बात है कि वर्ड्सवर्थ को ये लाइक भी बहुत करते थे, लेकिन आलोचना की है इन्होंने कि उनकी जो कविता है वो एक यथार्थ है, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है, दर्शन है, वो एक भ्रम है. क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं दोस्तों, हु इज़ ऑफ द व्यू दैट मैथ्यू अर्नोल्ड थिंक्स टू मच ऑफ द यूसेज ऑफ लिटरेचर एंड टू लिटिल ऑफ इट्स प्लेजर. कि मैथ्यू अर्नोल्ड जो साहित्य के उपयोग पर ज़्यादा विचार करते हैं, उसके द्वारा जो आनंद प्राप्त किया जाता है उस पर बहुत कम विचार करते हैं. ये स्टेटमेंट है. मैथ्यू अर्नोल्ड थिंक्स टू मच ऑफ द यूसेज ऑफ लिटरेचर एंड टू लिटिल ऑफ इट्स प्लेजर. तो एस.डब्ल्यू. गेराट का ये स्टेटमेंट है. एस.डब्ल्यू. गेराट का इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एल.टी. के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज अर्नोल्ड्स मेरोप. अर्नोल्ड की जो रचना है मेरोप, वो किस तरह का वर्क है. तो मेरोप भी एक ड्रामेटिक पोएम है. ये जरूर याद रखिएगा, मेरोप किसकी रचना है. तो मैथ्यू अर्नोल्ड की रचना है. कैसी पोएम है. तो दोस्तों ये ड्रामेटिक पोएम है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज अर्नोल्ड द स्ट्रे ट्रेवलर. जो इनका स्ट्रे ट्रेवलर नाम की रचना है वो क्या है. पोएम थ्रू डायलॉग्स. क्या है. अ पोएम थ्रू डायलॉग्स. क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्रे ट्रेवलर कौन है. पोएम थ्रू डायलॉग्स एक कविता है जिसमें संवाद के माध्यम से बातें कही गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, wandering between two words, one dead, the other powerless to be born, with nowhere yet to rest my head, from which poem are these lines quoted. तो ये ग्रैंड चार्ट्र्यूज से ये लाइनें ली गई हैं. सी ऑप्शन हो जाएगा. इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे, ना तो एलटी के लिहाज से ना जूनियर एडेड के लिहाज से, तो इसको आप इजीली स्किप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 25, O strong soul, by what shore tarriest thou now, for that force surely has not been left vain. O strong soul, by what shore tarriest thou now, for the force surely has not been left vain. About whom are these lines written by Matthew Arnold. किसके बारे में लाइनें लिखी गई हैं. About his father in the LG Rugby Chapel. अपने पिता के बारे में लाइनें लिखी हैं रग्बी चैपल में. रग्बी चैपल क्या है. एक एलजी है. तो ये ध्यान में रखिएगा कि पहली चीज़ तो ये एलटी वाले ध्यान में रखें कि रग्बी चैपल क्या है. मैथ्यू अर्नोल्ड की एलजी है. और बाकी ध्यान रखें कि रग्बी चैपल किसकी रचना है जूनियर एडेड के लिए. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जूनियर रग्बी चैपल किसकी रचना है. मैथ्यू अर्नोल्ड की रचना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं. For what wears out the life of mortal men, 'tis that from change to change their being rolls, 'tis that repeated shocks again exhaust the energy of the strong soul, from which of the poem are these lines quoted. तो स्कॉलर जिप्सी की लाइनें हैं. आपके लिए लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है किसी के लिए, बस ये ध्यान में रखिए कि स्कॉलर जिप्सी इज़ द वर्क ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड. नेक्स्ट, Why faintest thou? I wandered till I died. Roam on, the light we sought is shining still. Dost thou ask proof? Our tree yet crowns the hill. Our scholar travels yet the loved hill. From which poem are these lines quoted? तो थायरेसिस की लाइनें हैं. बस इतना ध्यान रखिएगा कि थायरेसिस एक एलजी है. किसने लिखी है ये एलजी. मैथ्यू अर्नोल्ड ने. ये लाइनें आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. Question number 28. And we are here as
on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. From which poem are these lines taken? तो डोवर बीच की लाइनें हैं जो कि एल्टी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट एल्टी ग्रेड के लिए. एंड वी आर हियर एज ऑन द डार्कलिंग प्लेन, स्वेप्ट विथ कन्फ्यूज्ड अलार्म्स, कि हम एक प्लेन पर हैं जो बिल्कुल कन्फ्यूज हैं, अलार्म भी सही से नहीं बज रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा है किस चीज़ के लिए अलार्म बज रही है, ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट. और सब अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट मतलब एक बहुत ही अफरा तफरी का सीन है. वेर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, और जो अज्ञान जो सेनाएं हैं वो आपस में लड़ती हैं रात में और किसी को कुछ नहीं मालूम कौन किसको मार रहा है. तो ये कहाँ पे लाइनें हैं? डोवर बीच की लाइनें हैं. ये कहाँ की लाइनें हैं दोस्तों? डोवर बीच की लाइनें हैं. क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें तो ये डोवर बीच की लाइनें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्टी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से. और डोवर बीच किसकी रचना है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जूनियर एडेड के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्वेश्चन नंबर 29, विच पोम वन, चूँकि डोवर बीच एल्टी ग्रेड के सिलेबस में है, ध्यान में रखिएगा. विच पोम वन अर्नोल्ड द ऑक्सफोर्ड प्राइज़. ऑक्सफोर्ड प्राइज़ किस पोम के लिए मिला इन्हें? तो क्रॉमवेल के लिए मिला. किसके लिए मिला? क्रॉमवेल के लिए. Who saw life steadily and saw it whole, the mellow glory of the Attic stage, singer of sweet Colonus and its child. From which poem are these lines quoted? टू ऑफ फ्रेंड से ये लाइनें ली गई हैं. टू ऑफ फ्रेंड किसकी रचना है? मैथ्यू अर्नोल्ड की. अभी आपको ये याद रखना है. तो दोस्तों इसी के साथ ये दो ऑथर्स मैंने फिनिश किए, और इन दोनों ऑथर्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. और मेरे चैनल को साथ साथ देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे. थैंक यू वेरी मच दोस्तों.